Welcome friends, welcome to Vamsi's Golden Series for IAS. IAS is very easy exam, you just need to understand this fact. Just have patience, spend 30 to 40 hours, then you definitely realize how simple this exam is. After that you can just revise it in just 4 hours, I can assure you. Video is on modern India. You already know that I have divided modern India into 6 parts. Out of these 6 parts, part 1 is already been done. Entry of Europeans video is already uploaded. If you have not seen that, please first go through that video. Now I am doing the second part, establishment of British. What we are going to discuss in this part. First I will tell you Battle of Plassey. Then we will discuss Battle of Buxar. Then we will see conquest of Mysore, Anglo-Mysore Wars. Then conquest of Maharashtra, Anglo-Maratha Wars. Then the subsidiary alliance. Then we will understand the conquest of Sindh. Then conquest of Punjab, Anglo-Sikh Wars. Doctrine of lapse. Then we will see annexation of Awadh. Then we understand Anglo-Afghan Wars. And finally we see Anglo-Burmese Wars. So these are 11 concepts we are going to discuss in this part. It is also an important part. Not every year, maybe alternate years you get one question, but it is a very small topic. Hardly take 40 minutes to complete. So spend 40 minutes so that there is a chance of getting one question. Can I start? First we start with Battle of Plassey. सी हर बैटल में हम इतना सीखना है ये बैटल कौन कौन लोगों किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ, नॉट एग्जैक्टली टू मगअप बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड क्यों हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, बस इतना चीज आपको बताना चाहिए. वेरी सिंपल है टॉपिक. बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ. वे हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला. ईस्ट इंडिया कंपनी मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब तक ब्रिटिश अदर यूरोपियन कंट्रीज से फाइट किया, वे सारे हम फर्स्ट टॉपिक में देख लिया. नाउ वे अकेले रह गया. नाउ वे अपना लोकल रूलर से नवाब से कैसा फाइट करके आगे बढ़ा, हाउ दे एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स, दैट इज ऑल दिस टॉपिक इज अबाउट. सो बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में हुआ. What is the reason for this battle? You remember 1717 फारूक सियार एक रॉयल फरमान दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, so that they need not pay the taxes. Moreover, they got the right to issue passes, दस्तक. याद है? इससे क्या है, बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को रेवेन्यू जो आना है वे आ नहीं रहा है. So he did not like it. नवाब ऑफ बंगाल did not like it. यू रिमेंबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फोर्ट है कोलकाता में, फोर्ट सेंट विलियम्स. तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, कौन सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब. उनको रेवेन्यू नहीं आ रहा था, उनको गुस्सा आया. उनको फ्रेंच का भी सपोर्ट था. ये मत सोचना फ्रेंच अभी नहीं निकला. फ्रेंच कब निकला, वांडीवास के बाद. वांडीवास हुआ 1760 में, ये 57 में हुआ, उससे पहले. लेकिन मैं वांडीवास पार्ट 1 में इसलिए बताया क्योंकि सारे यूरोपियन पावर्स के बीच में मैं इकट्ठे किया. अब मैं लोकल रूलर्स के साथ कर रहा हूं, ऑलमोस्ट लास्ट फेज में तब फ्रेंच भी. सो नाउ व्हाट हैपेंड, ये सिराजुद्दौला ने जाके ये फोर्ट को बंद करके आ गया. तब थोड़ा बहुत लोग थे ब्रिटिश का, वे चले गया. सो सिराजुद्दौला ने सोचा मैंने सक्सेसफुल हो गया, मतलब मैंने उसको भगा दिया. लेकिन वे कहां जाएगा, वे तो थोड़ा अंदर गया समुद्र में और मद्रास से और सपोर्ट मांगा और दोबारा आने वाला है. वे इसको नहीं पता, सिराजुद्दौला को नहीं पता इनको. So 1756, don't try to remember the year and all, not required. I am just reading. In 1756, Sirajuddaulah attacked the fort,
temporarily conquered the city and changed its name to Alinagar. Even no need to remember what is the name of the name he had changed. So उसको बंद करके उसका नाम आलीनगर बनाया और वापस आ गया. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड. तो ब्रिटिश ने क्या किया उसके ऊपर जीतने के लिए? ब्रिटिश के पास ज्यादा लोग है ही नहीं, बट जीतना चाहता है. देन दे हैव डन ए कॉन्स्पिरेसी. ये बार बार एग्जाम में पूछ सकता है, छोटे एग्जाम्स में भी पूछेगा. ये कॉन्स्पिरेसी किसके साथ किया? इसके प्रोमिनेंट लोगों के याद रखेंगे हम. सो द इंग्लिश इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द नवाब ऑफ बंगाल जॉइन हैंड्स विद सेवरल मेन ऑफ द नवाब्स कोर्ट. उन्हीं का कोर्ट में लोगों से वे कॉन्स्पिरेसी किया. उनमें से प्रोमिनेंट लोग कौन है? ये नेम से याद रखना. मीर जाफर और मीर बख्शी, राय दुर्लभ, खादिम खान. ये कौन है? ये लोग ये कमांडर्स है नवाब का. मैंने क्या किया ऐसा नवाब को नहीं पता. ये जब वॉर बैटल हो रहा था, इनकी जो पार्टीज, इनकी जो लोग हैं बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वे जस्ट पीछे खड़े रहे. ऐसा कॉन्स्पिरेसी था उनका. सो नेम्स इंपॉर्टेंट है. मीर जाफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं का नाम है. मीर जाफर और मीर बख्शी, राय दुर्लभ, खादिम खान. सिमिलरली एक मानिक चंद है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता. सिमिलरली अमीर चंद, ए रिच बैंकर ऑफ बंगाल. सो इन लोगों से कॉन्स्पिरेसी किया ब्रिटिश ने टू विन अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला. ये नेम से याद रख लीजिए. स्टेट एग्जाम्स में उसमें ज्यादा बार बार पूछते रहते हैं. So what happened? Major part of the army led by Mir Jafar and Rai Durlab took no part in the fighting. They did not fight. So obviously British जीतेगी. So British जीत गया. So result क्या हुआ उसके बाद, ब्रिटिश जीतने के बाद? So British जीत गया. So Sirajuddaulah was captured and killed, and Mir Jafar for his support to English was made the Nawab of Bengal. So याद रख लीजिए. तो मीर जाफर क्यों सपोर्ट किया? ब्रिटिश ने उनको बोला होगा आप हमको मदद करो, आपको नवाब बना देंगे. नवाब बनेगा तो क्या होगा? ब्रिटिश का पपेट बनेगा. आर यू गेटिंग मी? वेरी सिंपल कंसेप्ट. क्या हुआ? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ. उसमें क्या है? सिराजुद्दौला बंगाल नवाब है, उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े. क्यों लड़े? क्योंकि नवाब को रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ द रॉयल फरमान गिवन बाय फारूक सियार. तो वे ने कुछ किया, वे इनको अच्छा नहीं लगा, फाइट किया उनको ओवरथ्रो करने के लिए. उस फाइटिंग में क्या किया? कॉन्स्पिरेसी किया. किस किस के साथ? मीर जाफर और मीर बख्शी, राय दुर्लभ, खादिम खान, अमीर चंद. ये सारे जो मेन है, मीर जाफर को याद रख लीजिए. सो करके क्या किया? वे ने उसको सिराजुद्दौला को किल किया एंड मीर जाफर को नवाब बनाया. गेटिंग मी? सो दिस इज बैटल ऑफ प्लासी. फिर क्या हुआ? मीर जाफर को नवाब बनाया. उसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर वाज आल्सो अनेबल टू डिलीवर फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश का कुछ डिमांड्स होंगे, इतना रेवेन्यू हमको दे दो, वैसा वैसा. मीर जाफर भी नहीं दे पाया. सो क्या हुआ? 1760 में उसको भी निकाल के उनका सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बनाया. उसके बाद 1760 में मीर जाफर को भी निकाल के उनका सन इन लॉ मीर कासिम को बनाया नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि वे में भी फुलफिल कर पाएगा. सिंपल. सो बैटल ऑफ प्लासी इज क्लियर. किस किस के बीच में हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी किसके साथ किया, रिजल्ट क्या हुआ. मीर जाफर नवाब बन गया, बाद में उसको भी निकाल के मीर कासिम को बनाया उनका सन इन लॉ को. यहां तक याद रखिए. मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा, उसको अपलोड करना मुश्किल हो जाता है. अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए या पॉज करके देखिए. You see what all we have done. बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ. किस किस के बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में. बैटल का रीजन क्या है? 1717 में जो रॉयल फरमान मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक सियार के थ्रू दस्तक प्रिंट करने का, वे सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देन ही अटैक्ड फोर्ट सेंट विलियम्स. वे इसको अच्छा नहीं लगा ब्रिटिश को. सो दे वांटेड टू ओवरथ्रो सिराजुद्दौला. वे जीतने के लिए कॉन्स्पिरेसी किया. किसके साथ किया? मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, मानिक चंद, अमीर चंद. दीज आर प्रोमिनेंट. रिजल्ट क्या हुआ? सिराजुद्दौला को मार दिया, मीर जाफर को नवाब बनाया.
बट लेटर उसको भी 1760 में उसको भी निकाल के मीर कासिम को नवाब बनाया गया. सो दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ प्लासी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बैटल ऑफ बक्सर. वे हुआ 1764 में. कंफ्यूज मत हो ना, 57 में प्लासी हुआ, बीच में वांडीवास होके 1760 में फ्रेंच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ इंडिया, राइट? आई मीन कन्फाइंड टू पौंडीचेरी. नाउ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ. ये किस किस के बीच में हुआ? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, इसके सामने. नाउ व्हाट हैपेंड, मीर कासिम एक तरफ में है, इवन ही वाज अनेबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश, बट ही डिड नॉट फाइट अलोन. व्हाट ही डिड, ही वेंट टू अवध एंड उसका भी नवाब का सपोर्ट लेके आया. सिमिलरली मुगल एम्परर को भी सपोर्ट लेके आया. सो यहां तीन लोग मिलके लड़े हैं. कौन कौन है? कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम. मीर कासिम कौन है? कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल. शाह आलम टू, वे कौन थे? मुगल एम्परर. एंड सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध. वे तीनों मिलके लड़े. मीर कासिम, शाह आलम टू मुगल एम्परर एंड सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध. मीर कासिम ने उन दोनों को भी सपोर्ट लेके आया. रीजन क्या है? सेम रीजन. इवन मीर कासिम डिड नॉट प्रूव टू बी ए लॉयल सबऑर्डिनेट ऑफ द इंग्लिश, बिकॉज उसका डिमांड इतना ज्यादा है कोई फुलफिल नहीं कर सकता. अगर उनको वो डिमांड, उनकी रेवेन्यू डिमांड फुलफिल करता रहेगा तो ये कैसा चलाएगा? सो ही कुड नॉट डू दैट, बट ही डिड नॉट गिव अप. He wanted to fight and took the support of the other two. So eventually he fled to Awadh and formed an alliance with Sujaud-Dawla, the Nawab of Awadh, and Shah Alam to the Mughal Emperor. So they together fought with the English in 1764 at Buxar, but were defeated. फिर भी हार गया, ब्रिटिश जीत गया. So result is British won. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें मेन विक्टिम कौन है? मेन विक्टिम इज नॉट मीर कासिम, द मेन विक्टिम इज शाह आलम टू, मुगल एम्परर. क्योंकि एम्परर होके उनको क्यों सपोर्ट किया? दैट इज द थिंग दैट ब्रिटिश डिड नॉट लाइक. सो उनके साथ एक ट्रीटी बनवाया मैंने, दैट इज द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. सो एग्जाम इतना पूछेगा, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इज एसोसिएटेड विथ व्हाट और इज कनेक्टेड टू व्हाट? द आंसर इज बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. इस ट्रीटी में क्या है? द प्राइम विक्टिम शाह आलम टू साइंड द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद दैट सिक्योर्ड दीवानी राइट्स फॉर द कंपनी टू कलेक्ट एंड मैनेज द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इससे क्या मिला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिला. इसका मतलब सारे रेवेन्यू कलेक्ट करने का चांस इनको मिला परमानेंटली. सो ऑब्वियसली धीरे धीरे ब्रिटिश इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. East India Company is getting strengthened. So treaty of what all to remember, very simple. आपने सिर्फ इतना याद रखना, बैटल ऑफ बक्सर, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल कौन है? मीर कासिम. और नवाब ऑफ अवध कौन है? सुजाउद्दौला और शाह आलम टू, मुगल एम्परर. सो ओवरऑल क्या हुआ? ब्रिटिश जीत गया. इससे क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ. सो इसके थ्रू क्या मिला ब्रिटिश को? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिला. ओके. So dual government came in Bengal. So this led to dual government. Dual government क्या है? अभी there was double government. कैसा? Nawab retaining only judicial and police functions, but the company is exercising the revenue power. Without revenue, how can police and judicial can be handled? So this is what is dual government. So अगर पूछे dual government किस बैटल के इमीडिएटली बाद आया? बैटल ऑफ बक्सर के बाद. बाद में 1765 में even the system, the system of dual government was established in which Nawab ruled on behalf of British and were merely puppets to the British. So वे सिर्फ puppets बन गया. Hope you understand. Later in 1793, even that Nijamat, that governorship of the Nawab was also taken away, and they just remained as pensioners. So what happened? Automatically the whole Bengal slowly has become part of British. So that's why these two battles Battle of Plassey and Battle of Buxar, so they secured a permanent foothold for the British East India Company in the rich province of Bengal. You understand why? Especially after the Battle of Buxar, so it has become, Bengal has become part of
ब्रिटिश. So I just summarize. Battle of Buxar happened in 1764. किस किस के बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस combined forces of Mir Qasim, who was Nawab of Bengal, Shah Alam II, who was Mughal Emperor, and Sujauddaulah. Don't get confused with Sirajuddaulah. Sirajuddaulah was Battle of Plassey, Nawab of Bengal. This is Sujauddaulah, Nawab of Awadh. Reason क्या है? Mir Qasim also was not able to fulfill the demands of British, so he became disloyal to English. Then Shah Alam II had to sign Treaty of Allahabad, जिससे ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया. इससे क्या हुआ? ड्यूअल गवर्नमेंट आ गया, ब्रिटिश का स्ट्रांग होल्ड हो गया बंगाल पे. सिंपल. नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर. सो 4 आंग्लो मैसूर वार्स हुआ, इसकी बात कर रहा हूं. बंगाल को एनेक्स करने के बाद वे मैसूर के तरफ देखने लगा. सो आफ्टर एनेक्सिंग द बंगाल, द इंग्लिश टर्न देयर आई ऑन मैसूर, क्योंकि मैसूर वाज वेरी रिच. मद्रास में ब्रिटिश का सेटलमेंट थे, बट मैसूर वाज वेरी रिच एंड वेरी पावरफुल आल्सो. सो इसलिए मैसूर की तरफ देखने लगा, बिकॉज इट इज रिच. एंड ये पावरफुल किंगडम को कैसा हराया? म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रीजनल पावर्स, स्पेशली मैसूर, निजाम एंड मराठास में हमेशा आपसी में लड़ते रहते हैं, उसकी फायदा उठाया ब्रिटिश ने. फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार किस किस के बीच में हुआ? सारे चारों ब्रिटिश और जो मैसूर के बीच में हुआ. आपको इतना याद रखना है, कौन सी वार किसने जीता है. कोई ट्रीटी होगा तो उसके रिलेटेड कौन सी ट्रीटी कौन सी वार के साथ, फर्स्ट वार के बाद कौन सी ट्रीटी एसोसिएटेड है, सेकंड वार के बाद साथ कौन सी ट्रीटी कनेक्टेड है, वे सारा आपको याद रखना है. सो फर्स्ट ट्रीटी वन बाय मैसूर, हैदर अली, टिप्पू सुल्तान का पापा. सो मैसूर जीत गया फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार. आफ्टर दिस वार ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ. तो ये याद रखना है, कौन सी वार के बाद कौन सी ट्रीटी हुआ, इंपॉर्टेंट, कभी मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है. तो ट्रीटी ऑफ मद्रास इज आफ्टर फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार. वे इंपॉर्टेंट नहीं है कौन किया, वैसा बता रहा हूं. द ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज ए पीस एग्रीमेंट साइंड इन 1769. डोंट ट्राई टू रिमेंबर द ईयर और एनीथिंग. बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिश. So which brought to end the first Anglo-Mysore War, not at all required. Just remember first Anglo-Mysore War के बाद हुआ Treaty of Madras. ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम नहीं जाएंगे. सो इसके साथ क्या है? सो इट कंटेन्ड ए क्लॉज रिक्वायरिंग द ब्रिटिश टू असिस्ट हैदर अली इफ ही वाज अटैक्ड बाय हिज नेबर्स. अगर मराठास या निजाम हैदर अली पे मैसूर पे अटैक करता है, इन दैट केस ब्रिटिश मैसूर को हेल्प करना चाहिए. सो इस तरह की क्लॉज है. लेकिन जब मराठास उसके ऊपर अटैक करता है तब ब्रिटिश हेल्प नहीं करेगा मैसूर को. इसलिए इट मस्ट हैव लेड टू द सेकंड आंग्लो मैसूर वार, बट इट इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. जस्ट रिमेंबर ट्रीटी ऑफ मद्रास इज कनेक्टेड टू फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार. इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको. देन सेकंड आंग्लो मैसूर वार. सी यहां मैं आपको चारों मैसूर आंग्लो मैसूर वार कट्टे बता रहा हूं, बट ऐसा नहीं हुआ है एक्चुअली. फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार के बाद फर्स्ट आंग्लो मराठा वार हुआ, देन आके सेकंड आंग्लो मैसूर, थर्ड आंग्लो मैसूर, फोर्थ आंग्लो मैसूर हुआ. तो आपको समझाने के लिए, इजी रहने के लिए मैं सारे मैसूर को इकट्ठे किया. सो सेकंड आंग्लो मैसूर वार 1884. सो इट प्रूव्ड इनडिसिसिव एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इज कनेक्टेड टू दिस. मे बी सम सक्सेस टू टिप्पू, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के लिए, मैंगलोर तभी मैसूर ने कॉन्क्वेस्ट किया. सो पूरा ब्रिटिश वाले मद्रास से, ब्रिटिश का सेटलमेंट चेन्नई में था, तो वहां से पूरा अदर कोस्ट मैंगलोर तक जाके ट्रीटी साइन करना पड़ा. इसका मतलब है थोड़ा मे बी टिप्पू ही का ही अथॉरिटी दिख रहा है. सो अदरवाइज तो इट इज इनडिसिसिव. थर्ड आंग्लो मैसूर वार. एक्चुअली टिप्पू सुल्तान इन्वेडेड ट्रावनकोर. ट्रावनकोर ब्रिटिश का फ्रेंड है, तो वार हुआ थर्ड आंग्लो मैसूर वार. इसमें ब्रिटिश जीत गया. इसके साथ एसोसिएटेड है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम. वार क्यों हुआ वे भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में. आपको सिर्फ आपको बता होना चाहिए किसने जीता, कौन सी ट्रीटी एसोसिएटेड है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन इसी पे आना है.
सो थर्ड में ब्रिटिश जीता है. ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज एसोसिएटेड विथ इट. यू नो ब्रिटिश कैसा जीता? ब्रिटिश ने मराठास और निजाम्स को भी कट्टे लेके आया अगेंस्ट मैसूर. उनको बोला अगर जीत जाएंगे तो मैसूर का पार्ट एरिया में से कुछ पार्ट उनको देना, मराठास को मिलेगी, कुछ पार्ट इनको मिलेगी निजाम्स को, ऐसा बोल के कट्टे होके इसको हराया. अदरवाइज मैसूर वाज वेरी पावरफुल. सो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये ट्रीटी याद रखने की जरूरत नहीं, वैसा बता रहा हूं. इट्स सिग्नेटरीज इंक्लूड लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठा एम्पायर, वे भी है साथ में क्योंकि वे सब एक पार्टी है. एंड टिप्पू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर ऑन द अदर हैंड. So Tipu Sultan, to guarantee Mysore's performance, was required to surrender 2 of his 3 sons as hostages of war. इस वार में हारने के बाद सो उनका 3 बेटा में से 2 को ब्रिटिश के पास भेजना पड़ा. सो दैट यू नो एक एश्योरेंस है का मतलब आई विल टेक केयर ऑफ माय एम्पायर नाउ का मतलब परफॉर्मेंस इन द सेंस का मतलब हम ऐसा लड़ेंगे नहीं, का मतलब आपकी बातों को सुनेंगे, इस तरह की का मतलब आपका फेवर में रहेंगे. But anyway, this is all nonsense. We do not require. What we understand, first Anglo-Mysore war, Mysore जीत गया. Our Treaty of Madras is associated to it. Second Anglo-Mysore war, it was indecisive and Treaty of Mangalore is associated to this. Third Anglo-Mysore war, British जीत गया and Treaty of Srirangapatnam is associated with it. इतना बहुत है. सो इससे मैसूर से बहुत सारे एरिया उसको भी मिला, मराठा को कुछ एरिया निजाम को भी मिला. सो दे आल्सो गॉट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वॉर बिकॉज दे हेल्प्ड ब्रिटिश. ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू सी दिस. ओके, जस्ट इफ यू वांट टू सी पाज करके देख लेना. अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी मैसूर सीडेड अबाउट 1/4 ऑफ इट्स टेरिटरीज टू द अदर सिग्नेटरीज. The Peshwa means Maratha ka, acquired territory up to Tungabhadra river. Nizam was awarded land from the Krishna to Penna river and the forts of Kadapa and Golconda on the south bank of Gandikota on the south bank of the Pennar. The East India Company received a large portion of Mysore Malabar coast. Mysore granted the Raja of Coorg his independence, although Coorg effectively become a company dependency. ये सारे हुआ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद आप देख लीजिए. अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड टू मगब. देन फोर्थ आंग्लो मैसूर वार, इसमें भी ब्रिटिश जीत गया. इनफैक्ट टिप्पू डाइड. द ब्रिटिश डिफीटेड टिप्पू सुल्तान. टिप्पू डाइड while defending his capital. Nearly half of Mysore territory was divided between the British and the Nizam. जो थोड़ा बहुत बचा आप मैप में देख सकते हैं पिक्चर में, वे जो बचा उसको जो वड़ियार डायनेस्टी चल रहा है तो उसको एक किंग बनाया. सो ऑब्वियसली ही विल बी पपेट टू ब्रिटिश. सो एक ज्यादा से ज्यादा हम याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में 4 आंग्लो मैसूर वार्स हुआ. पहले में मैसूर जीत गया, ट्रीटी ऑफ मद्रास इज एसोसिएटेड. सेकंड में इंडेसिव है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज एसोसिएटेड टू दैट. एंड थर्ड में ब्रिटिश जीत गया एंड उसमें क्या है मराठास और उसको भी निजाम्स को भी लेके आया. एंड उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज एसोसिएटेड. एंड फोर्थ में टिप्पू डाइड एंड फाइनली सारे शेयर किया आपसी में एंड एक डम्मी किंग को रख के वे उनका पपेट बनेगा. नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंग्लो मराठा वार्स. 3 वार्स हुआ, इसका भी बात करेंगे. पहले आंग्लो मराठा वार. सो ब्रिटिश हार गया, मराठा जीत गया. हर चीज में ब्रिटिश पहले हार गया लेकिन दे गो विद द ट्रीटी एंड दे कम बैक. So British were defeated and the Treaty of Salbai was signed. Treaty of Salbai was associated to first Anglo-Mysore war. Anglo-Maratha war. Treaty of Salbai क्या बोलता है? Treaty of Salbai was signed in 1782. Don't try to remember, by representatives of the Maratha Empire and the British East India Company. एकदम ऐसा पूछेगा. Treaty of Srirangapatnam was signed between whom? Answer is British East India Company and Mysore. Similarly, Treaty of Salbai is signed between whom? Marathas and British East India Company. Like this kind of questions. Okay. So under the terms, the company retained control of Salsette and Broj and acquired guarantees that the Marathas would defeat Hyder Ali of Mysore and retake territories in the Carnatic. So ऐसा कुछ था, but we don't go deep into this.
ओके वे हम मराठा वैसे पढ़ेंगे तो देखेंगे, यहाँ नहीं ध्यान और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट इतना सीखिए ट्रीटी ऑफ सलबा इज एसोसिएटेड टू फर्स्ट आंग्लो मराठा वार, सेकंड आंग्लो मराठा वार। सो सेकंड आंग्लो मराठा वार में ब्रिटिश जीत गया। सो द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ मराठास वाज देयर म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। ये वार हुआ भी बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट, उन्हीं में से पेशवा में डिवीजन हो गया, somebody वांटेड द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एंड somebody डज नॉट वांट, तो वार हुआ तो ब्रिटिश जीत गया। ट्रीटी ऑफ बसे, ट्रीटी ऑफ बसे जो आज उसको वसाए बोलेंगे, एक प्लेस है महाराष्ट्र में। इट वॉज ए पैक्ट साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव टू। बाजीराव टू एक्चुअली पेशवा बनना चाहता है एंड पुणे का, एंड ही आस्क्ड द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, सो दैट वे दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, तो वे इसकी मदद के थ्रू ये ट्रीटी साइन किया है। दिस इज द रीजन फॉर इनफैक्ट सेकंड आंग्लो मराठा वार। सो आई जस्ट रीड आउट, कोई काम का नहीं है बिकॉज ये सब हम मराठास में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ना, यहां सिर्फ इतना समझना ब्रिटिश की तरफ से क्या है, बिकॉज हमारा टॉपिक मराठास नहीं है, यहां हमारा टॉपिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश है। On 13 May 1803, Bajirao II was restored as Peshwa under the protection of the East India Company, and the leading Maratha state had thus become a client of the British. However, the treaty was not acceptable to all Marathas, chieftains, and resulted in the Second Anglo-Maratha War. Are you getting me? इतना माइंड में रखना, Treaty of Basay was the reason for Second Anglo-Maratha War, and it was signed by whom? Peshwa क्या है? Bajirao II. This is sufficient for the time being. Next, Third Anglo-Maratha War. This was a desperate attempt of Marathas for their independence. Even Peshwa Bajirao II, who was made as Peshwa with the help of British, he also was fed up with the rigid control of the British, and he also participated in this war. बट हम ये सब याद नहीं रखेंगे यहाँ, क्योंकि यू सी व्हाट इज द टॉपिक इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश। हमको इतना जानना है ब्रिटिश किस किस वार में जीता है, कौन कौन सी ट्रीटी साइन किया है, ये रेस्ट डिटेल में लाइक होलकर आया है वगैरह सारे चीज हम मराठास में पढ़ेंगे। बिल्कुल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वे ऑफ डिविजन ऑफ टॉपिक्स सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, आई जस्ट इतना याद रखूंगा 3 आंग्लो मराठा वार हुए हैं एंड थर्ड आंग्लो मराठा वार में भी ब्रिटिश जीत गया है, मेरे लिए इतना काम चलेगा। दिस इज सफिशिएंट फॉर मी, आर यू गेटिंग मी? सो इन द थर्ड आंग्लो मराठा वार आल्सो द ब्रिटिश स्टूड विक्टोरियस, नाउ द ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम एंड पैरामाउंट अथॉरिटी इन इंडिया। सो फर्स्ट में हार गया है एंड ट्रीटी ऑफ सलबाई वाज एसोसिएटेड टू दैट, सेकंड होने का रीजन है ट्रीटी ऑफ बसे, एंड आफ्टर दैट सेकंड में ब्रिटिश जीत गया है एंड थर्ड में भी ब्रिटिश जीत गया है, एंड टोटल 3 आंग्लो मराठा वार हुए हैं। इतना जानना मेरा काम है इस टॉपिक में, रेस्ट आप ये मत सोचना आप कहीं पढ़ा होगा कुछ और, वे भी मैं कवर करूंगा कहीं और, डोंट वरी। सो लेट मी समराइज आंग्लो मैसूर वार्स वी हैव सीन। फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार वन बाय Mysore and Treaty of Madras was signed after this. Then second it was indecisive, but we can say some success to Tipu only. And first की time पे Hyder Ali, the father of Tipu. Second time पे Tipu and Treaty of Mangalore was signed after this. Then third British won this and Treaty of Srirangapatnam is associated to third Anglo-Mysore War. And fourth Anglo-Mysore War Tipu died and British won it. आंग्लो मराठा वार्स 3 वार्स हुए, फर्स्ट वार मराठा वन, ट्रीटी ऑफ सलबाई वाज साइंड, सेकंड एंड थर्ड ब्रिटिश वन एंड सेकंड का रीजन है ट्रीटी ऑफ बसे। एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर द फेल्यूर ऑफ मराठास? देयर म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट द सब्सिडरी अलायंस। Subsidiary alliance, who formulated this policy? Lord Wellesley. He was the Governor General of that time, 1719 to 1798 to 1805. So subsidiary alliance was an exploitative policy formulated by Lord Wellesley. ये याद रखना, कौन ये पूछ सकता है, Lord Wellesley. So what is it? Indian states signed this alliance in following chronological order. So ये भी पूछ सकता है, who was the first to sign the subsidiary alliance? The answer is Nizam of Hyderabad. Nizam of Hyderabad was ready to sign it. So 1798, so the first one to sign this treaty, Nizam of Hyderabad. Then Scindia of Gwalior, Gaikwad of Baroda, even Dilip Singh of Punjab, बाद में 1849.
And what is this? If somebody sign this, then British army will be posted in that subsidiary state and it become an LA. So you understand subsidiary alliance, नाम से ही पता लग रहा है subsidiary alliance. ब्रिटिश उसको मदद करेगा. And निजाम ऑफ हैदराबाद was first to sign it and it was formulated by Lord Wellesley. 3 important points है इस पे. Subsidiary alliance means British army will be posted in that state. निजाम of Hyderabad was first to sign it and Lord Wellesley has formulated it. And the order is after Nizam of Hyderabad, Sindhi of Gwalior, then Gaikwad of Baroda and Dilip Singh of Punjab. This will do for you. Hope you got it. If you find that I am going fast, just pause it and watch it carefully. Then conquest of Sindh. Conquest of Sindh. Since 18th century, Sindh was being ruled by some Baluchi chiefs, collectively known as Amirs of Sindh. बस इतना word याद रखिए. Amirs of Sindh कौन है? These are Baluchi chiefs who used to rule Sindh. 18th and 19th century में they used to rule it. But in 1843, Charles Napier captured the Sindh province through the Battle of Miani. आपको 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए. एक है अमीर्स ऑफ सिंध कौन है? हु वर बेलूची चीफ्स कलेक्टिवली नोन एज अमीर्स ऑफ सिंध. सेकंड, बैटल ऑफ मियानी किसके साथ एसोसिएटेड है? मियानी सिंध में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में. सो बैटल ऑफ मियानी वाज एसोसिएटेड विद कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. इतना काम का है. इवन जनरल कौन है? चार्ल्स नेपियर वगैरह. ऐसा क्वेश्चंस यूपीएससी में नहीं आता है, बट सम छोटी मोटी स्टेट एग्जाम्स में पूछ सकता है रेयर केसेस में. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट. अदरवाइज यू टेक यूपीएससी इज वेरी इजी. So General Charles Napier captured the Sindh province in 1843 through the Battle of Miani and Amirs of Sindh. Got it? So let me summarize it. Subsidiary alliance. Who was the Governor General? Lord Wellesley. And what is it? British army will be posted in that alliance state. And who was first to sign it? Nizam of Hyderabad. Then Sindhi of Gwalior, Gaikwad of Baroda, Dilip Singh of Punjab. What is conquest of Sindh? Baluchi chiefs collectively known as Amirs of Sindh used to rule Sindh area since 18th century. Then in 1843, Battle of Miani के through the general was Charles Napier. छोटे एग्जाम्स के लिए याद रखें. So Battle of Miani is associated to conquest of Sindh and Baluchi chiefs are known as Amirs of Sindh. This much is sufficient. Next, the conquest of Punjab through Anglo-Sikh wars. Next, conquest of Punjab. Actually, Ranjit Singh of Punjab was friendly with British. But after his death in 1839, there was a state of anarchy in Punjab. Anarchy means without any ruler. So, 2 Anglo-Sikh wars happened. In the first Anglo-Sikh war, the British won. So, British defeated Sikh troops and the Treaty of Lahore was signed. इतना याद रखिए. Treaty of Lahore is associated to फर्स्ट एंग्लो सिख वार. एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वार कौन जीता? ब्रिटिश जीता है. व्हाट इज ट्रीटी ऑफ लाहौर? ये तो इंपॉर्टेंट है. ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार. लेकिन ये किस किस के बीच में साइन हुआ? ऑब्वियसली ब्रिटिश एंड पंजाब. दैट इज सफिशिएंट. बट पंजाब की बात करें, पंजाब का तो रंजीत सिंह है नहीं. रंजीत सिंह का डेथ हो गया. तो उनका बेटा दुलीप सिंह, सो ही जस्ट 7 years old एट दैट टाइम. So it was signed by दिलीप सिंह. ये याद रखिए. ये इतना जरूरत नहीं यूपीएससी के लिए, बट मे भी छोटा स्टेट एग्जाम्स में पूछ सकता है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट. अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड. अगर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं याद नहीं रखूंगा, आपका मर्जी. सो गवर्नर जनरल सर हेनरी हेडिंग जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन. अच्छा, तो हर ट्रीटी का कौन गवर्नर जनरल आपको याद रखना पड़ेगा. क्यों याद रखेंगे? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. वे ट्रीटी क्या है, किसके साथ हुआ? लाइक ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम मराठास के हुआ, मैसूर से हुआ, या सेकंड मैसूर आंग्लो मैसूर वार के बाद हुआ, थर्ड आंग्लो मैसूर वार के बाद हुआ, ऐसा पूछेगा. नॉट दैट हु आर द ब्रिटिश इज सफिशिएंट. ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन है, जो साइन कौन सी पेन से किया है, ये सारे अब बकवास है. बट छोटे एग्जाम में रेयर केसेस में आता रहता है. उसके लिए मैं स्किप करना प्रेफर करता हूं देन टू रिमेंबर एंड वरीइंग माई सेल्फ. सो गवर्नर जनरल सर हेनरी हेडिंग एंड 7-year-old महाराजा दुलीप सिंह. ट्रीटी ऑफ लाहौर आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार. गेटिंग मी? This is also not important.
for prelims, just वैसा बता रहा हूं मैं. According to the treaty, Sikh territory was reduced to a fraction of its former size because सबवे ने ले लिया, losing Jammu, Kashmir, the territory to the south of the river Satluj and territory in the Jalandhar Doab between the river Satluj and Byas. तो बचा क्या? सतलुज ब्यास के बीच में भी निकल गया, साउथ ऑफ सतलुज भी ले लिया, जम्मू भी ले लिया, कश्मीर भी ले लिया. So the fraction में हो गया. Sikh territory was reduced drastically. Second Anglo-Sikh War. Total 2 Anglo-Sikh wars were fought. Both were won by British. First का रीजन क्या था? It was due to the state of anarchy because after the death of Raja Ranjit Singh. And second, to avenge the defeat of the first Anglo-Sikh War, Sikh troops started a number of revolts leading to the second Anglo-Sikh War. This is the reason for second Anglo-Sikh War. Getting me? That's why it was ended in 1849. Then subsidiary alliance was signed in 1849 by Dilip Singh of Punjab. You remember? So the war ended with whole of Punjab under British control. So this is about Anglo-Sikh Wars. So what to remember? Anglo-Sikh Wars. 2 Anglo-Sikh Wars were fought. First Anglo-Sikh War, British won and Treaty of Lahore was signed. The reason was death of Ranjit Singh and state of anarchy. Second Anglo-Sikh War also was won by British and the whole Punjab came under British with the subsidiary alliance signed by Dilip Singh. Next, Doctrine of Lapse. So Doctrine of Lapse, who formulated this? So it is divided by Lord Dalhousie. So Lord Dalhousie was the Governor General of British 1848 to 1856. According to this, what happened? Any princely state or territory under the direct influence of the British East India Company as a vassal state under the British subsidiary system would automatically be annexed if the ruler died without a male heir. This is the key word. So it will be automatically annexed if the ruler died without a male heir. And it was divided by Lord Dalhousie. These are 2 points. Then it is also important, the first to come under this was Satara in 1848. Very important. Satara was the first to come under British with Doctrine of Lapse policy. Then Jaitpur and Sambalpur, even order yaad rakhe, Satara, Jaitpur, Sambalpur, Nagpur and Jhansi, Tanjavur and Arcot. We understand Doctrine of Lapse was divided by Lord Dalhousie. If the ruler died without a male heir, it will be automatically annexed. The first to come under, the first princely state come under British due to this policy was Satara, then Jaitpur and Sambalpur, Nagpur and Jhansi, Tanjavur and Arcot. Annexation of Awadh. So this is the only place, Awadh was only the one which was annexed by British on account of misgovernance. The kingdom of Awadh was annexed by British on account of misgovernance. The Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, jiski time pe Kathak became very popular. So the Nawab of Awadh was accused by the British of having misgoverned his state. His state was therefore annexed in 1856 by Lord Dalhousie. Again, who was the Governor General? Lord Dalhousie. All these were the reasons for 1857 revolt. That's why immediately after Dalhousie, 1857 revolt came. So we will see all that later topics में. So you understand annexation of Awadh was what region? This is because of misgovernance. Nawab Wajid Ali Shah, and who made it? Lord Dalhousie. Even एक story बोलता है, like जो भी बंदा ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है उनको सुनाता है. Like नवाब वाजिद अली शाह ने, वे जब एक बार रेलवे स्टेशन गया है, देन ही कॉल्ड फॉर कूली आया है और पूछा, बट इनके पास कोई लगेज नहीं था. देन कूली पूछा है किसको लेके जा रहा, देन ही गेव द टिकट, ये टिकट को लेके आओ. का मतलब इस तरह की स्पेंड करते हैं बहुत ज्यादा, उसको बोला जाता है. सो मिस गवर्नेंस के चक्कर में दिस Awadh was annexed by British and this was proposed by Lord Dalhousie. So Awadh was the only Indian state whose ruler Nawab Wajid Ali Shah was dispossessed on the ground of misgovernance. No other state was taken on this account, only Awadh.
So what we have seen, doctrine of lapse, we have seen Lord Dalhousie proposed it, and any princely state would automatically be annexed if the ruler died without a male heir, and Satara was the first to come under this, then Jaitpur and Sambalpur, then Nagpur and Jhansi, then Tanjavur and Arcot. Annexation of Awadh, Lord Dalhousie again proposed this, and Nawab Wajid Ali Shah was the Nawab of Awadh, and due to misgovernance, it was annexed. Next, Anglo-Afghan wars. Not very important, just mind में रखिए 2 points. What to know here, just 2 points you have to understand. One is, what was the reason for these wars? So I'll just read out. The interest of the British government of India in Afghanistan in the 19th century, you see, it was not because of any territory claim or anything. It is just to ensure that the Russian Empire did not have an influence over Afghanistan. That is the reason for this war. Total 3 wars were fought, and this was the reason. Russian Empire का influence ना रहे Afghanistan के ऊपर. That's why. No need, I'll just read, but don't mug up the years and all. In the 1830s, the British Empire was firmly entrenched in India, but by 1837, fearing the instability of Afghanistan, the Sindh, and the increasing power of the Sikh kingdom to the northwest, even Jammu, Kashmir was under Sikh kingdom at the time of Ranjit Singh, raised the specter of a possible Russian invasion of India through Afghanistan. So just to stop this, they want to control Afghanistan as a buffer जैसा, so that India पे उनका interest है, but Russians India पे वे ना करे, like they do not invade through Afghanistan. That's why 3 Anglo-Afghan wars were fought. So 3 wars were fought and all British stood victorious. इतना deep में नहीं जाएंगे, हम इतना समझेंगे. The reason was possible Russian invasion of India through Afghanistan, and second, it was an assumption of British. Second, 3 wars were fought, and third, तीनों में British जीत गया, काम खत्म. Next, Anglo-Burmese wars. Again, the reason was here, for the control of northeastern provinces. What was the reason for Anglo-Burmese wars? The control over northeastern provinces. And again, here also 3 wars were fought, and in all 3 British stood victorious. This much is sufficient to you. 3 Anglo-Afghan wars हुए, 3 Anglo-Burmese wars हुए. Anglo-Afghan war case में reason was possible specter of Russian invasion. And here the control of northeastern provinces. वहाँ भी तीनों British जीत गया, यहाँ भी तीनों British जीत गए. So what we have seen, Anglo-Afghan, 3 wars, all won by British. Reason was a possible Russian invasion of India through Afghanistan. And Anglo-Burmese wars, 3 wars, all won by British. Reason was to get control over northeastern provinces. This much is done. Are you getting me? So this is all about the establishment of British topic. Now let us see some previous questions to make you understand how silly the questions actually come in the exam. There was a question in UPPSC 2016. Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse? Doctrine of lapse के अंडर first कौन सी state आया है? Remember, Satara was the first to come. Satara, then Jaitpur and Sambalpur, then Nagpur and Jhansi, then Arcot and कुछ और Tanjavur. याद है? So Satara. Next, there is a question from UPPSC 2016. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes below the list. So, if you see first Carnatic War, वे हम last topic में सीखा है, first Anglo-French War or first Carnatic War, you can choose Britishers lost also, because first Carnatic War was won by French. But here if you see, ended by Treaty of Aix-la-Chapelle. So, Treaty of Aix-la-Chapelle is associated to first Carnatic War. Because first Mysore War also Britishers lost. So maybe it could be connected here and it could go here. Then third Carnatic War was ended by Treaty of Paris. If you remember, third Anglo-French War. So British captured Pondicherry and destroyed and given it back to France after Treaty of Paris. And second Carnatic War was inconclusive war. Battle of Ambur and Battle of Arcot. 2 wars हुआ, एक में French जीता, एक में British जीता. It was inconclusive. So this is correct matching. So A will go with 4,
A will go with 4, A की ऑप्शन है, and B will go with 1, and C will go with 3, and D will go with 2. So the answer is option C. Next, CDS 2015 का क्वेश्चन, the interest of the British government of India in Afghanistan in the 19th century came about in order to make use of the natural resources of Afghanistan, ensure that the Russian Empire did not have an influence over Afghanistan, increase the reach of the British Empire, establish a monopoly over the markets of Afghanistan. Very direct question. The answer is B. Very direct question. The ruler of which one of the following states was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? Direct question. Misgovernance. Nawab Wajid Ali Shah, Awadh. ये सिविल सर्विसेज 2007 में पूछा है, बिल्कुल सिली क्वेश्चन। 2005 में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन इंडिया इन द 18th century? बैटल ऑफ वांडीवाश. बैटल ऑफ वांडीवाश इज एसोसिएटेड विथ थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर. बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर इज एसोसिएटेड विथ सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर. ये थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर. दैट मींस बैटल ऑफ अंबूर बैटल ऑफ वांडीवाश से पहले होना चाहिए, एंड बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर से पहले होना चाहिए. आपको इतना भी पता चलता है तो ये गलत है. सिमिलरली सी गलत है, बिकॉज बैटल ऑफ वांडीवाश से पहले बैटल ऑफ अंबूर होना चाहिए. सिमिलरली अगर इस पे देखे, बैटल ऑफ बक्सर से पहले बैटल ऑफ प्लासी होना चाहिए, डी गलत है. इससे भी इतना पता है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर के बाद बैटल ऑफ वांडीवाश, तब भी आपको आंसर आता है. अदरवाइज यू सी द राइट ऑर्डर, दैट इज बैटल ऑफ अंबूर, ये सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में है. देन बैटल ऑफ प्लासी, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी वाज बिफोर बैटल ऑफ वांडीवाश, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी में फ्रेंच का भी थोड़ा सपोर्ट था सिराजुद्दौला को, वेरी मिनिमम सपोर्ट. इनफैक्ट सिराजुद्दौला को फ्रेंच ने बोला है, आप जाके ये फोर्ट विलियम्स को बंद करके आओ. देन बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ. इफ यू सी, बैटल ऑफ प्लासी वाज हैपेंड इन 1757. देन बैटल ऑफ वांडीवाश, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, बैटल ऑफ वांडीवाश वाज फॉट इन 1760. नो नीड टू मक अप द ईयर्स, बट कॉमन सेंस से आंसर आएगा. सी, आपको आंसर फाइंड आउट करने में इतना भी नहीं चाहिए. बैटल ऑफ प्लासी वाज बिफोर बक्सर एंड अंबूर वाज बिफोर वांडीवाश, दैट विल सपोर्ट. दैट्स व्हाई क्वेश्चन जो आता है बहुत आसान आता है. देन फाइनली बैटल ऑफ बक्सर. सो बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स of the British rule in India: Jhansi, Sambalpur, Satara. The correct chronological order in which they were annexed by the British is 2004 में पूछा है. You know, first सतारा हुआ है, so 3 should come first. Then सतारा के बाद वहां जैतपुर एंड संबलपुर, then नागपुर एंड झांसी. So सतारा के बाद संबलपुर, 3, 2, 1. So the right answer is option C. इसको याद रख लीजिए ऑर्डर को, बहुत आसान है. Hope you understand this. So this is all about establishment of British. Very easy topic. Hope you understood.